बीजेपी को अगर जरूरत पड़ी तो वो किन पार्टी के पास जाएगी, उसके पास ऑप्शन क्या होगा? मैं ये सवाल एनके सिंह साहब से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले अनिल त्यागी सर, एक सवाल ये है कि अगर विकास चंद्र ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी में जो कलह थी उसका नुकसान हुआ बीजेपी को, तो कलह तो सर कांग्रेस में भी थी। शैलजा जी को लेकर के तमाम सवाल उठाए गए, कुमारी शैलजा की मतभेद हैं, भूपेंद्र हुड्डा को लेकर के सारी चीजें, क्या उसका फर्क नहीं दिखा या वो मैनेजमेंट करने में सफल रहे? हुआ क्या? देखिए, हम पत्रकार लोग ना बड़े विद्वान होते हैं और एकेडमिक डिस्कशन बहुत करते हैं कि दलित है शैलजा भारतीय जनता पार्टी के जो दलित गुब्बारे की हवा राहुल गांधी ने परसों निकाल दी महेंद्रगढ़ में अशोक तंवर को ला करके। उन्होंने शैलजा को भी कट डाउन कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को भी कट डाउन कर दिया। मैं आपसे जो निवेदन कर रहा हूं, ये 32 सीटें, 36 सीटें, 20-22 सीटें, ये एकेडमिक डिस्कशन है। जो आपने कहा बीएसपी, जेजेपी के साथ चंद्रशेखर रावण, आप, इनका कोई वजूद नहीं है हरियाणा में। हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया है, गुस्से में वोट दिया है। सन 85 सर, के मैं आपको बाद माफी के साथ रोक रहा हूं, इस वक्त भूपेंद्र हुड्डा कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं क्या कहेंगे। उनसे उनकी राय जाने जाएगी, हाईकमांड फैसला करें, जो भी फैसला करेंगे मंजूर होगा। शैलजा जी भी अलग, सबका अधिकार है। आप भी उम्मीदवार हो सकते, कोई ये थोड़ा ही। आप भी अपना पुट योर हैट, हु से नो, दिस इज डेमोक्रेसी। एवरीबॉडी शुड एस्पायर, और जितने ज्यादा उम्मीदवार होंगे इसका मतलब उतनी कांग्रेस पार्टी मजबूत है। आपको लगता है शैलजा जी का भी अधिकार है? क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? हमारी सीनियर लीडर है वो, क्यों नहीं है? हुड्डा को सुन रहे थे, उनसे भी ये सवाल पूछा गया कि शैलजा जी, उन्होंने कहा हमारी सीनियर लीडर है। अनिल त्यागी सर, आप कंटिन्यू करिए। पुरानी कहावत है कि जिस पैर के नीचे गर्दन फंसी हो उसको सहलाते रहना पड़ता है। हुड्डा वही कर रहे हैं। अभी गर्दन फंसी हुई है तो पैर तो सहलाने ही पड़ेंगे। हाँ, आप हरियाणा में, मैं ये निवेदन कर रहा था कि आपको कि जो बसपा, अभय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, केजरीवाल, इन सब की जो चर्चा कर रहे हैं नगण्य है। ये सब लाए ही भारतीय जनता पार्टी के थ्रू थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भूल गई ये एकेडमिक स्टेट नहीं है, ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेट है। मैं आपसे जो जिक्र कर रहा था कि सन 85 में मैं देवीलाल के साथ पूरे 90 के 90 चुनाव क्षेत्रों में गया, ऐसी आंधी मैंने नहीं देखी। इसके बीच में हरियाणा में इस तरह का गुस्सा भी किसी के प्रति नहीं आया। मैं सन 85 के बाद 2024 में जनता का गुस्सा हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रति देख रहा हूं कि आप सब कुछ हो जाए, भारतीय जनता पार्टी को विदा करना है। ये गुस्सा मैंने कभी सन 85 के बाद पहली बार देखा है। आप मुझसे कहेंगे 2004 में क्यों नहीं हुआ, 2009 में? गुस्सा नहीं था। लोग नरेंद्र मोदी के जो भाव विभोर प्रोग्राम था उससे मोहित थे, लोग वोट दे रहे थे। उन्होंने कभी खट्टर को वोट नहीं दिया हरियाणा में। और हरियाणा में आप ये समझिए बीजेपी का महल है, उस महल में सदस्य नहीं है, सब सदस्य आयातित हैं। ये कंट्राडिक्शन है बीजेपी का, आप समझिए। बीजेपी एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट दल है, लेकिन अपने लोग नहीं है उनके पास। उनके पास जो अपने 5-6 लोग थे वो तो खट्टर साहब ने निपटा दिए, उसी का नतीजा भुगत रहे खट्टर साहब। ये जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनके लिए सर एक नई जानकारी आपने दी कि भाई 85 के बाद से ये नाराजगी पहली बार आपने देखी है, और बीजेपी को लेकर के नाराजगी थी। इनके सिंह साहब, फिर वही सवाल है कि जैसा विकास कह रहे थे या विशाल कह रहे थे कि भाई अगर मान लीजिए जरूरत पड़ती है बीजेपी को, जैसा बीजेपी दावा कर रही है हम सरकार बनाएंगे, अनिल त्यागी सर तो सहमत हैं, उन्होंने कहा भाई कांग्रेस की सरकार तो आ रही, लेकिन अगर मान लीजिए 1% जरूरत पड़ती है तो ये कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे सबसे पहले? नहीं, ये वैसे इसकी पॉसिबिलिटी है नहीं, लेकिन बीजेपी के लिए या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये कोई बार नहीं होता कि वो नहीं बनाएंगे। आपने देखा कि इस देश के इतिहास में कम्युनिस्टों के साथ भी बीजेपी ने पार्टी बनाई है, सरकार बनाई है। तो लिहाजा ये कोई टैबू नहीं है कि वो किसके साथ बनाएंगे, कोई ताजुब नहीं है। अगर आप चाहे तो बीजेपी आपको भी साथ ले सकती है, ये अलग बात है कि आपके लिए वो हाराकिरी होगी। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जहां तक इसका सवाल है कि कांग्रेस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेके आ रही है,
इसमें मुझे लगता है कोई बहुत ये दीवारों पे लिखा हुआ है और इसे समझने में हमें गलती नहीं करनी चाहिए। हाँ, इसकी एनालिसिस जब हम करते हैं तो दो तरह से होती है, मैक्रो एनालिसिस मतलब व्यापक एनालिसिस और माइक्रो एनालिसिस। माइक्रो में होता है कि इस कैंडिडेट की जगह उस कैंडिडेट को टिकट दे दिया होता है, इस जाति के लोग होते तो इस जाति का कैंडिडेट होता तो ज्यादा वोट मिलते। ये मैक्रो एनालिसिस मोदी जी ने 10 साल में खत्म कर दिया है, क्योंकि उनका अपना जो इन्फ्लुएंस है वो इन सब से भारी था। लेकिन 10 साल के बाद हुआ ये कि आपने रीजनल लीडरशिप खत्म कर दी। हरियाणा हो, आपका छोड़ दीजिए हरियाणा, तमाम राज्यों में आप चीफ मिनिस्टर नहीं डिक्लेयर करते हैं। आपने देखा कि चुनाव के पहले चीफ मिनिस्टर हरियाणा में बदल देना, ये क्या था? क्योंकि आप रीजनल लीडरशिप को ग्रो नहीं करने दे रहे। अब या तो आपकी मकबूलियत उसी तरह 10 साल में बनी रही हो या रीजनल लीडरशिप ग्रो करे। ये दो ही तरीके होते हैं जिससे आपको वोट मिलते हैं। मोदी जी ने रीजनल लीडरशिप ग्रो नहीं करने दी। नतीजा ये हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन से नाराजगी थी, गवर्नेंस से नाराजगी थी, वो पूरी तरह जनता ने, जैसा बताया गया, कि वो एक एंगर के रूप में आ गया है। और हरियाणा में ये साफ दिखाई दे रहा है कि वो एंगर रहेगा। इससे शिक्षा ये मिलेगी बीजेपी को कि बाकी राज्यों में भी ये स्थिति बन सकती है, क्योंकि 2024 एक इंडिकेटर था जनरल इलेक्शन, हरियाणा में दोबारा हुआ, वहां भी यह स्थिति है, जबकि वो प्रॉस्पेरिटी वाला स्टेट है। तो ये एक बीजेपी के लिए सबक होगा आने वाले दिनों में कि हम अपने गवर्नेंस की क्वालिटी या तो बढ़ाएं या जो नाराजगी के वो हैं वो हटाएं। जैसे बेरोजगारी है, बेरोजगारी हरियाणा में चीख चीख के ये बात कह रही है, रूरल डिस्ट्रेस चीख चीख के ये बात कह रहा है। ये तो कि एक बच्चा भी सड़क का समझ सकता था कि हरियाणा में रूरल डिस्ट्रेस जबरदस्त है, हरियाणा में बेरोजगारी बेपनाह है। अगर इससे भी आप मुंह मोड़े और एक रिपोर्ट सरकारी बनवा ले और कह दे कि नहीं साहब यहाँ बल्ले बल्ले है, यहाँ तो साहब बिल्कुल फर्स्ट क्लास, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कम हरियाणा में हुई है, तो जो एंगर होगा जनता का वो सीधे बैलेट बॉक्स में दिखाई देगा और यही वहां पे हुआ है। ठीक है सर। विकास, मुझे एक चीज बताइए कि अभी आपसे बात हो रही थी, आपने कहा भाई खट्टर के पोस्टर नहीं लगाए गए, सही बात है, नहीं लगाए गए, नाराजगी थी खट्टर के खिलाफ, लेकिन उन्हीं खट्टर को लोगों ने लोकसभा में जिताया और फिर केंद्र ने उनको मंत्री बना दिया और बड़े मंत्रालय भी दिए। आपने कि खट्टर को उन्हीं लोगों ने जिता दिया और फिर आके केंद्र में वो मंत्री बन गए, ये तो राजनीतिक कह सकते हैं कि मजबूरी भी है। और लोकसभा के चुनाव का जो माहौल होता है और विधानसभा के चुनावी माहौल में काफ़ी अंतर होता है। और फिर आप चले जाएं ग्राम प्रधानी के चुनाव में तो उसका माहौल बिल्कुल अलग हो जाता है। तो हर जगह के जो जितने भी चुनाव होते हैं, लेकिन खट्टर से जो नाराजगी थी उसको लेकर के सवाल तो बनता है विकास की, भाई अगर इतनी ही नाराजगी थी खट्टर से तो फिर तो लोकसभा में जिताया ही ना। अगर आप जितने लोकसभा आप देख लें कि जितने लोग उनके लोकसभा क्षेत्र में जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं उसमें कितने में खट्टर को जितनी वोटें मिली हैं वो वहाँ इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति होती है। क्योंकि इसीलिए लोकसभा में और विधानसभा में लोग, जैसे दिल्ली में आप देखें कि सारी सीटें मिल जाती हैं बीजेपी को लोकसभा में और विधानसभा के लिए बीजेपी तरस जाती है, तो आखिर वही दिल्ली है, लेकिन स्थिति बदल जाती है चूंकि दोनों के मुद्दे और एजेंडे अलग हो जाते हैं। आप देखें हरियाणा में बीजेपी ने भी अपनी कम ताकत नहीं झोंकी। हालांकि देखें आप लास्ट के जो अंतिम के 2 दिन थे, बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता हरियाणा में प्रचार करने नहीं गया। 1 तारीख को प्रधानमंत्री की अंतिम रैली हुई और उस 1 तारीख से लेकर के और जब 3 तारीख तक की बात कहें कोई बड़ा नेता नहीं गया प्रचार करने। तब मुझे लगता है कि शायद इन लोगों को पहले ही ऐसा लग गया कि अब स्थिति वहां हमारे लिए अनुकूल नहीं है और हम सत्ता में नहीं आ रहे हैं। नहीं तो इस तरीके से हरियाणा को छोड़ा नहीं गया होता, क्योंकि बीजेपी की ऐसी प्रवृत्ति, चुनावी प्रवृत्ति कम से कम ऐसी नहीं है। आप देखें 250 से ज्यादा बड़ी रैलियां बीजेपी की तरफ से की गई, जिसमें 4 प्रधानमंत्री की बड़ी रैली, 12 अमित शाह की रैली, नड्डा भी वहां दौड़ते रहे, राजनाथ सिंह की भी सभाएं हुई, योगी आदित्यनाथ की भी सभाएं, यानी कुल मिलाकर 250। लेकिन लास्ट के अंतिम के 2 दिनों में कोई भी बड़ा नेता वहां पर नहीं गया। वो साफ दिखाई दे रहा था कि बीजेपी के खिलाफ लोगों का मूड है, लोग आक्रोशित हैं, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ताकत लगाए रखी, क्योंकि बीजेपी का मानना था कि जो गैर जाट की वो राजनीति करती है। और बीजेपी का हर नेता ये दलील दे रहा था जब हम चुनाव कवर कर रहे थे कि आखिर जाट कितने प्रतिशत है, अगर उतने हैं, बाकी तो गैर जाट ही हैं।
और ये फार्मूला बीजेपी का चला भी है हरियाणा में। तो उनका कहना था कि हमारे वोटर जो हैं वो साइलेंट है, क्योंकि हर पार्टी अपना अपना दलील रखती है, अपने अपने हिसाब से दलील पेश करती है, अपने हिसाब से आंकड़े पेश करती है। तो बीजेपी के नेता भी पेश करते रहे, लेकिन बीजेपी के जो रणनीतिकार थे वो पहले इस बात को भांप गए थे कि इस बार हरियाणा की जो राजनीति है वो उनके अनुकूल नहीं है। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। मेरे सहयोगी मोहित राज दुबे भी जुड़ गए हैं, मैं मोहित के पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अनिल सर एक सवाल आपसे है कि भाई बीजेपी के खिलाफ तो नाराजगी थी, उसकी चर्चा हमने कर ली, लेकिन कांग्रेस के लिए प्लस क्या था हरियाणा में, यह जानना जरूरी है। मैंने तो आपसे कहा कांग्रेस के लिए प्लस कुछ नहीं था। कांग्रेस डिफॉल्ट मोड में जीती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जवानों की पिटाई की, किसानों की पिटाई की, पंचायत प्रधानों की पिटाई की, महिला आंगनवाड़ी की पिटाई की, किसानों के रास्ते में कीले ठोक दी। समाज का कोई, मैं आपको बताऊं, मैं हरियाणा में जब गया तो हिसार जैसा छोटा डिस्ट्रिक्ट, छोटे शहर में 3 बड़े धरने थे। टेलीविजन वाले धरने पे बैठे हैं, एयरपोर्ट वाले धरने पे बैठे हैं, किसान इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए बैठे धरने पे बैठे हैं। समाज का कोई अंग पिछले 5 साल में ऐसा नहीं बचा जिसकी पिटाई और धुनाई बीजेपी ने नहीं की हो। कांग्रेस को कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। कांग्रेस में तो सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा ने यह किया कि वर्कर की शादी में जाना, वर्कर के मातम में जाना, बाढ़ आ गई तो ट्रैक्टर से जुलूस निकालना, इतना काम किया, बाकी कुछ नहीं किया। लोग पीड़ित हो गए, प्रताड़ित हो गए। जब ये तय कर लिया कि इनसे पिंड छुड़ाना है, तब जाकर के वोट मिला है कांग्रेस को। ये भाजपा के जो, देखिए क्या है, मैं आपको बताऊं बड़े सीरियस नोट पे, कोई चैनल डिस्कस नहीं कर रहा है। आने वाले 20 साल इस देश के लिए खतरे की घंटी है। हरियाणा तो शुरुआत है, बीजेपी उसका आकलन ही नहीं कर पा रही है। हर 20 साल में सरकारी नौकरी, सरकारी दवाई और सरकारी शिक्षा और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अर्बन टाउन प्लानिंग, डिजास्टर और साफ पानी और साफ हवा, ये मिलेंगी नहीं 20 साल में। आप समझिए, अगर बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी ये नहीं सोचेगी। आपको बता रहा हूं, अभी तो महाराष्ट्र में आप देख लीजिएगा, झारखंड में देख लीजिएगा, कैसे तोते उड़ेंगे सबके, किसी को समझ में नहीं आएगा हम हार क्यों गए। बीजेपी पास्ट होने जा रही है, फ्यूचर जनता होने जा रही है। जनता ने तय कर लिया है कि जो मुद्दे हमारे, जो मिसाइल हैं, अगर वो तय नहीं करेंगे और उनको सॉल्व नहीं करेंगे, हम नहीं जताने वाले हैं किसी को। लोगों को सोचना पड़ेगा कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल गवर्नेंस का क्या होगा जी। अगर आपके मेरे जीवन से ये 3 चीज चली जाएंगी तो क्या होगा? नौकरी नहीं है, ये लोग इजराइल जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं, आप हंस रहे हैं लोग। ये बीजेपी का जो डिस्कनेक्ट हुआ जो आम मासिस से, वो गड़बड़ हो गया जी। इनको समझ में नहीं आया कि मासिस से कैसे कनेक्ट करना है। तो ये डिस्कनेक्ट के खिलाफ वोट है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अब ये फ्यूचर का आप हरियाणा में भाजपा आज से पास्ट टेंस में है जी, फ्यूचर टेंस कांग्रेस का है। और एक बात और बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुन लीजिए। अगर भाजपा इस बार हार गई तो अगली लड़ाई कांग्रेस के साथ लोकदल अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला को होगी। बीजेपी फिर हाशिए पे होगी और देवीलाल की तरह से बीजेपी का हाथ पकड़ के दोनों लोग चलाएंगे। कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा बीजेपी को स्टेट में। ठीक है सर। मोहित राज दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं इनके सिंह साहब आपके पास आऊंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि भाई राम रहीम का भी कोई फायदा नहीं मिला बीजेपी को, अगर यही एग्जिट पोल अगर एग्जैक्ट पोल में बदलते हैं तो। लेकिन मोहित, भूपेंद्र हुड्डा अभी बात कर रहे थे मीडिया से, उन्होंने कहा कि शैलजा सीनियर लीडर हैं। पार्टी के भीतर इस तरह की बातें बहुत सारी आई कि शैलजा नाराज हैं, इसको लेकर के बहुत सारी बातें सामने। अब वो इस एग्जैक्ट पोल के बाद कोई रास्ता निकलेगा या वो नाराजगी भी बनी रहेगी? इसका क्या फर्क पड़ेगा आने वाले वक्त में? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है कि क्या शैलजा अभी भी नाराज हैं। देखिए, आपको याद होगा कि 13 दिनों तक कुमारी शैलजा प्रचार में नहीं उतरी थी। 13 दिनों तक जब हमने उनसे बात की कि आप प्रचार में क्यों नहीं जा रही हैं, तो उनका कहना था कि जो रूठे कार्यकर्ता हैं उनको मना रही हूँ, उनमें हवा भर रही हूँ ताकि वो जाएं, जमीन पर उतरें और वहाँ पर जाके पार्टी के लिए काम करें। दरअसल टिकटों में जो बंटवारा हुआ था उसको लेके वो नाराज थी। चुनाव उनको नहीं लड़वाया गया, उसको लेके कहीं ना कहीं उनके मन में जो है दुख था। उसके बाद राहुल गांधी ने उनके साथ बैठक की, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके साथ बैठक की। बैठक के बाद थोड़े हमें कह सकते हैं कि उनका मन जो है
ठीक हुआ। उसके बाद वो चुनाव प्रचार में गई, लेकिन सबसे पहली सभा उन्होंने असंध में की थी। असंध में जहां राहुल गांधी गए थे, उनके इलाके में राहुल गांधी ने टाइम दिया था, वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे। वहां भी राहुल गांधी ने कोशिश की कि दोनों नेताओं के बीच जो भी मतभेद हैं उनको खत्म कर लिया जाए। उसके बाद जो है राहुल गांधी ने जब अंबाला से लेकर कुरुक्षेत्र तक यात्रा की थी, उस यात्रा में राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा का हाथ पकड़कर, हुड्डा का हाथ पकड़कर दोनों को हाथ मिलवाया, ताकि जो मैसेज जमीन पे जाने वाला था या भारतीय जनता पार्टी जो लेके जा रही थी कि भाई इनमें तो गुटबाजी है, ये जीतेंगे क्या, ये हरियाणा को चलाएंगे क्या, तो उसको खत्म करने की राहुल गांधी ने पूरी कोशिश की। और देखिए जैसे अभी अनिल सर जो बात कर रहे थे, तो इसमें लौट रहा हूं और आपसे लंबी चर्चा करनी है इसको लेकर के, क्योंकि आप तो उन तमाम सीटों पर गए।